दृष्टि आईएएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, 2720 प्लस अभ्यास प्रश्न है इसमें। सबसे पहले है मराठास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था, तो वो जुड़ा था फ्रांसवा वर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। जब वह हिंदुस्तान आया तब शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, अतः विकल्प सी सही है। यानी कि मुगल दरबार में जो राजकुमार दारा सिकोह थे उसके चिकित्सक के रूप में कौन था? फ्रांसवा वर्नियर। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किन किन के बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि थी वो जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। देखो, 1665 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब के विश्वास पात्र सलाहकार जयसिंह, ठीक है, मराठा शासक कौन थे? शिवाजी, और औरंगजेब के विश्वास पात्र कौन थे? जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। डेट भी याद रखना है। उसके बाद है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षेत्रीय घोषित किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। कह रहा है कि 1674 में शिवाजी ने राजगढ़ में विधिवत राजमुकुट ग्रहण किया। कहाँ पे? राजगढ़ में। ठीक है, के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में, और राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने यह घोषणा शिवाजी के उच्च वर्गीय क्षेत्रीय, किसने घोषणा की थी? ये की थी गंगा भट्ट ने। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था और उनसे संबंधित जो अधिकारी है के संबंध में सूची 1-2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वित्त व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, लेखपाल व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है गुप्तचर और डाक व्यवस्था। इधर है वाके, नवीस, पेशवा, सरे, नौबात और मजूमदार। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो एक जो है आपका वित्त व्यवस्था वो होगा पेशवा का। वित्त व्यवस्था संबंधित कौन से? पेशवा। ठीक है, दूसरा है आपका सैन्य व्यवस्था। तो वित्त व्यवस्था से पेशवा जुड़े हुए थे। सैन्य जो व्यवस्था थी वो सरे नौबात देखता था। तीसरा था लेखपाल। ठीक है, ये सरे नौबात देखता था। तीसरा जो है वह है लेखपाल। तो लेखपाल को कौन देख रहा है? तो लेखपाल को मजूमदार। और गुप्तचर और डाकघर व्यवस्था जो है वो संबंधित है किससे? तो वो संबंधित है वाके नवीस से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि शिवाजी के प्रशासन में वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा की देखरेख में होता था। यानी कि वित्त व्यवस्था, सामान्य प्रशासन पेशवा के देखरेख में। सेना के लिए जिम्मेदार सेनापति को सरे नौबात कहते हैं। जिम्मेदार सेनापति को क्या कहते हैं? सरे नौबात, जो सेना प्रशासन देखेगा। ठीक है, मजूमदार राज का लेखपाल होता था। अकाउंटेंट को क्या कहते थे? मजूमदार। लेखपाल को मजूमदार कहते थे। और वाके नवीस गुप्तचर व डाक विभाग का राजकीय गृहस्थी देखरेख करता था। कौन? वाके नवीस। गुप्तचर और डाक विभाग वाके नवीस देखता था। शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पंडित राव, स्थायी सेना, अस्थायी सेना। ठीक है, अस्थायी सैनिक। इसमें देखना पंडित राव कह रहा है कि पंडित राव क्या थे? परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। स्थायी सेना पागा और अस्थायी सेना सिलहदार। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें सभी सुमेलित है। देखिए, शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल में पंडित राव की नियुक्ति की थी, जो क्या थे? पारमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, स्थायी सेना पागा कहा जाता था, जिसे 30 या 40 हजार घुड़सवार शामिल थे। अस्थायी सेना को सिलहदार कहा जाता था। अब शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। राजस्व व्यवस्था में शिवाजी के मलिक अंबर की जो तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री पेशवा के लिए उत्तरदायी था, ये गलत है। मतलब कि यहाँ पे गलत कह रहे हैं, तो इसे ये सही है। और बाकी दोनों कथन सही है, जो यहाँ पे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, शिवाजी ने अपने शासनकाल में ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी, जिसमें उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किए थे, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान में शामिल सभी 8 मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे, और जो भी अष्टप्रधान में शामिल थे राजा के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था के मामले में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ वसूला था। ठीक है, शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारण करने का काम किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है कह रहा है। तो ये जो दोनों कथन है वो सही है कि मुगलों के इलाके में चौथ जो है इन्होंने वसूला था और शिवाजी के काल में अन्नादी दत्तों के नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिए। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल इलाकों में चौथ वसूल कर अपनी आय में वृद्धि की। यह भू राजस्व का 1/4 होता था और 1679 में अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारण करने का काम किया था। अब शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन के नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। ठीक है, ये दिखाई देता है परिवर्तन। कह रहे शिवाजी के पोते साहू जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, तब जल्दी ही उनके कोल्हापुर में रहने वाली चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासक ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ ही मराठा के इतिहास में पेशवा का आधिपत्य का नया काल प्रारंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। वस्तुतः बालाजी विश्वनाथ तथा उसके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बना दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। ठीक है, उसके बाद है बाजीराव प्रथम के समय दक्कन का प्रांत भी चौथ और सरदेश मुखी कर मराठों को दे देते। ये सही है। अब बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिम तट के इलाकों को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो ये जो कथन है वो गलत है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा सही है, एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1720 में। उसकी जगह 20 वर्षीय बेटा था उसका बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वह युवा होने के बावजूद एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति था, महत्वाकांक्षी राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। किसे? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव ने पहले मुगल अधिकारियों के विशाल इलाके में चौथ वसूलने का अधिकार देने, फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। अतः कथन एक सही है। बाजीराव और दक्कन का निजाम उल मुल्क 2 बार लड़ाई के मैदान में मिले। दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन का प्रांत चौथ सरदेश मुखी मराठे को देने के लिए मजबूर क्यों न पड़ा। बाजीराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान आरंभ किया। अंत में सिलहट और वसई यानी वसीन पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों को अपने इलाके पर कब्जा बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वसीन सिलहट पर तो कब्जा किया, पर पश्चिमी तट पर जो है पुर्तगालियों का अपना एक बना रहा था, इसलिए कथन गलत था। 11 नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। दूसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला, या पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। कौन सा होगा इसका आंसर? तो 1 और 2 सही है। मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। कह रहा है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा फौज के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। पानीपत को हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात था और उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। अतः कथन एक सही है। पानीपत की मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों में मराठों का प्रभाव था। ठीक है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, इसमें अफगानों को भी अपनी जीत का कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई यह फैसला नहीं कर पाया कि कौन राजा बनेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत का राजा कौन नहीं बनेगा, यानी कि भारत में कौन राज नहीं करेगा। इस भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व से संबंधित है। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। ठीक है, आगे है, यहाँ पे मिलान करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे जहांदारी धर्मनिरपेक्ष या दुनियावादी बातों पर आधारित राज्य होता था। ठीक है, दूसरा है कारखाना। कारखाना क्या होता था, तो एक विभाग है कारखाना। चौथ क्या है, तो चौथ जो है वह मुगल कालीन सिक्का। और हून क्या था, तो हून जो है वो चौथ जो है शिवाजी के साम्राज्य में सीमावर्ती मुगल क्षेत्र का उगाहा जाने वाला कर था, और हून क्या था, मुगल कालीन सिक्का था। अब देखिए, कह रहा है प्रश्न मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित है। चौथ शिवाजी द्वारा लगाया गया कर या संग्रह था। कारखाना विभाग के लिए प्रशासनिक शब्द है। हून मुगल काल में इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का है हून। ठीक है, और जहांदारी व्यवस्था धार्मिक और शाब्दिक विचारों पर आधारित है।
16वीं 17वीं शताब्दी में पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद आनुवंशिक था। पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। वह ग्राम लेखाओं का निर्माण के लिए जवाबदेह था। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये पद आनुवंशिक था, ये गलत है। पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था, सही है। वह ग्राम लेखाओं के निर्माण के लिए जवाबदेह था, ये भी सही है। कह रहे हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया द्वारा किया जाता था। इसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, इसलिए कथन 2 सही है। मुखिया को गाँव के बुजुर्गों का आम सहमति से चुना जाता था और इस चुनाव के बाद जमींदार से इनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, इसलिए कथन सही नहीं है। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक गाँव के बुजुर्गों का उस पर विश्वास होता था। मुखिया का मुख्य कार्य गांव के आमदनी खर्चे का हिसाब किताब और निगरानी तैयार करना था। इसके पंचायत के पटवारी उसकी मदद करता था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वतन भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिल्पकारों को दी गई भूमि से संबंधित है। ठीक है। कह रहे हैं अंग्रेजी शासन में आरंभिक वर्षों के लिए की गई ग्रामीण सर्वेक्षण व अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि गांव में बड़ी संख्या में दफ्तर रहते थे। ग्राम समाज में दस्तकारों के और किसानों के बीच अंतर करना कठिन था। किसान और उनके परिवार के सदस्य कई तरह के वस्तु उत्पादन में संलग्न थे, जैसे रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, कृषि के औजारों का निर्माण, उनकी मरम्मत करना, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकारों भी गांव के लोगों में अपनी सेवाएं देते थे, जिसके बदले गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीके से भुगतान करते थे। सामान्यतः या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की भूमि का ऐसा कोई खंड प्रदान कर दिया जाता था जो उर्वर हो लेकिन उपयुक्त पड़ा हो। ठीक है, अनुपयुक्त पड़ा हो। भुगतान के तरीके का निर्णय संभवतः पंचायत द्वारा लिया जाता था कि कैसे भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसी भूमि दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर उनका वंशानुगत अधिकार होने लगा। कह रहा है इसके अलावा एक भिन्न व्यवस्था भी पाई जाती है, जैसे दस्तकार या प्रत्येक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके भुगतान की किसी एक व्यवस्था में सहमत होते थे, जहां भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण होता था। उदाहरण के लिए बंगाल में जमींदार अपने सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनार तक एक लघु दैनिक भत्ता या आहार के लिए नकदी प्रदान करते थे। इस व्यवस्था को बाद में जजमानी प्रथा के रूप में वर्णित किया गया, यद्यपि ये पद 16वीं 17वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किसे निरूपित करता है? निम्न जाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति, दास वृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाए गए शुल्क, विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर या बंधुआ मजदूरी। तो ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी में जो है पतदान जो है वो बताता था विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर। ठीक है। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक अव्यवस्था के बाद भी भारत की पारंपरिक विशेषताएं जो कि त्यों बनी रही। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। बंगाल, भारत, मध्य भारत, राजस्थान इत्यादि में हिंदू कुलों की सती प्रथा भी प्रचलित थी। द्विजों की विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था। पेशवाओं में विधवा पुनर्विवाह का पतदाम के नाम से कर लगाया जाता था। मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था, सही है। मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित थे, ये भी सही है। शिवाजी सामंत शाही ने सेना पर निर्भर रहते थे, ये गलत है। पेशवा लोग सामंत शाही पद्धति पसंद करते थे, तो ये सही है। कह रहा है कि विकल्प सी सही नहीं है। शिवाजी सामंतवादी सेना पर निर्भर नहीं थे, वे सेना के सीधे वेतन देते थे, जबकि पेशवा लोग सामंतवादी पद्धति पसंद करते थे और साम्राज्य में बहुत सा भाग जागीरों में बांट देते थे। मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण में मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। उसमें पद्धति यानी पैदल सेना की अपेक्षा घुड़सवार के पर अधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न है चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली का संबंध है, तो इसका संबंध मराठों से है। कह रहा है चौथ और सरदेशमुखी कर व्यवस्था मराठा में थी। ठीक है। चौथ राजस्व या उत्पादन का 25% कर बाहर के क्षेत्रों में मराठे सैनिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के अवांछनीय उपस्थिति से उनको बचाने के लिए वसूला जाता था। कुछ इतिहासकारों का अनुरोध है कि चौथ एक सैन्य शुल्क था जिसे किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिकर के रूप में आरोपित किया जाता था। चूंकि शिवाजी महाराज का वंशानुगत सरदेशमुखी यानी मुखिया थे, अतः उन्हें 10% अतिरिक्त कर मांग की, जिसे सरदेशमुखी के रूप में जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो कौन था? बालाजी बाजीराव था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था यह तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा की पराजय हुई थी। यह युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई जो था सदाशिव राय भाव
और पेशवा का पुत्र विश्वास राव किया था। ठीक है। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसके साथ किया था हस्ताक्षर? तो ये शाइस्ता खां के साथ किया था शिवाजी ने। ठीक है। अगला है, इसी को देखेंगे डिस्क्रिप्शन। 1665 में शिवाजी ने मुगल सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की हस्ताक्षर किए। मिर्जा राजा जयसिंह, सॉरी इसका आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। इट वॉज माई मिस्टेक। सिंह औरंगजेब के दरबार में मनसबदार सेनापति थे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इसका ये कि शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्खन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया था। उन्होंने 1764 में सूरत को लूटा। उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर एवं गोलकोंडा के मुगल साम्राज्य का विलय किया। तो ये तो सही है। ठीक है। और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। कह रहे हैं कि शिवाजी ने मराठों को एकजुट और कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों को घुसपैठ को नियंत्रित किया। शिवाजी ने 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। कथन दो सही है। शाइस्ता खां के साथ चले 2 वर्षीय युद्ध के दौरान यद्यपि शिवाजी अपने बहुत सारे किले के क्षेत्र में मुगलों के हाथों गंवा दिए गए, परंतु पूना में रात में शाइस्ता खां के सफल आक्रमण उन्होंने शाइस्ता खां को वापस जाने पर मजबूर किया, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि पर मजबूर हो गए। अंततः 3 कथन सही नहीं है। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु, इसमें प्रश्न था, सही नहीं है। तो 3 सही नहीं है और 4 सही नहीं है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के विलय मुगल साम्राज्य में किया गया। ठीक है। अतः कथन 4 सही नहीं है। तो देख लीजिए इसमें सही होगा 1 और 2। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 18वीं शताब्दी में स्थापित नए नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।